हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आज हम लेके चल रहे हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। देखिए, ये व्याख्यात्मक प्रश्न है, यानी कि हमारे जितने भी नियम थे वो हमने कवर कर लिए हैं। केवल उतने ही नियम जो हैं बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है नहीं। लगभग 10 नियम हैं। मैंने एक एक लेक्चर डाल रखा है, आप जाकर के उनको देख लीजिए। नियम में मैंने करवाए हैं आपको, जैसे कुलॉम का नियम, गॉस का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, एम्पियर का परपथीय नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, व्हीटस्टोन सेतु, ये सारे नियम मैंने करवाए हैं, ठीक है नहीं। आप जाकर के नियमों को देख लीजिए ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर 5 अंक के देखने के लिए मिलते हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं हम यहाँ पर व्याख्यात्मक प्रश्न। और जो पहला प्रश्न है हमारा, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। ये प्रश्न कैसे पूछा जाता है? पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है, इसका सिद्धांत बताइए, इसकी क्रियाविधि, या पूछेगा इसकी रचना बताइए, ठीक है नहीं। और कहेगा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के कौन कौन से भाग होते हैं, उनको भी हमें बताना होता है, ठीक है नहीं। प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, यानी कि एसी जनरेटर के बारे में हम यहाँ पर आज बात करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका से इस टॉपिक को कवर करेंगे, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस आप करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, पूरा फुल वॉच करना है, तभी आपको क्या होगा, टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा, ठीक है। तो बने रहिए स्टूडेंट वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, नहीं तो अन्यथा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। ये यहाँ पर जो आपको व्याख्यात्मक जितने प्रश्न करवाए जाएं उन प्रश्नों को अवश्य तैयार करना है और इनको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है। अब आपको लग रहा होगा कि लिख करके क्यों लेके आए हैं। लिख करके इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसको लिख करके लेके आया हूं, ठीक है नहीं। क्योंकि देखिए, वीडियो जब बनाते हैं ना तो उस टाइम पर क्या होता है कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, टॉपिक उतना ही होता है परंतु वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत लिख करके जो कुछ चीजें होती हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता क्या है? एसी जनरेटर। अब देखिए, एसी क्या होता है, जैसे हमारे घर के अंदर जो लाइट आती है उसको हम बोलते हैं एसी करंट। कौन सा करंट होता है? वो एसी करंट होता है। इसे कौन बनाता है? एसी जनरेटर। कौन बनाता है भाई? एसी जनरेटर बनाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर भी बोलते हैं। एसी जनरेटर क्या बोलते हैं इसको? जनरेटर, ठीक है नहीं। एसी जनरेटर भी इसको बोला जाता है, यानी G4 जनरेटर, ठीक है नहीं। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है क्या चीज, तो समझिए सबसे पहले कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होता है वो कैसा क्या होता है कि ऐसा जनित्र जो प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा होती है जिसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? ऐसी धारा जिसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। कहने का मतलब ये, इसका ग्राफ जो आता है वो कैसा होता है, मैं समझा देता हूं आपको। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसे इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है नहीं। यानी कि आप देखेंगे तो एक बार अर्ध चक्कर में प्लस हो जाएगी, फिर एक बार माइनस हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि यहाँ प्रत्यावर्ती धारा जो होती है एक बार प्लस एक बार माइनस होती है समय के अनुसार, है नहीं। तो अर्ध चक्कर में प्लस, अर्ध चक्कर में माइनस होती है। कहने का मतलब ये है कि एक पूर्ण चक्कर में ये प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो 2 बार शून्य होती है। क्या बार होती है? 2 बार शून्य होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? ऐसी धारा जिसकी दिशा लगातार बदलती रहे, जिसकी दिशा लगातार बदलती रहे। हमारे घर के अंदर जो भी बल्ब जलता है वो क्या होता है, उसके ऊपर जो लिखा होता है जैसे 50 हर्ट्ज। इसका मतलब यह है कि 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है कि बल्ब 100 बार बंद होता है और 100 बार ही चालू होता है, परंतु हमको दिखाई नहीं देता है इतनी जल्दी, क्योंकि ये क्रिया बहुत तीव्रता से होती है, ठीक है। इसलिए हमारी जो आंखें हैं वो उसको पकड़ नहीं पाती हैं, ठीक है नहीं। ये हमारी आंखों के सामने सब कुछ होता है, परंतु बात यह है कि इसको हम देख नहीं पाते हैं, इतनी तीव्रता से होता है, ठीक है नहीं। तो 100 बार क्या होती है? धारा शून्य हो जाती है। 100 बार ही क्या होता है, यानी कि मैं कहने का मतलब ये कि 100 बार बंद और 100 बार चालू होता है, यानी कहने का मतलब बल्ब जो होता है आपका, ठीक है नहीं। तो प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा होती है जो जिसकी दिशा लगातार बदलती रहे समय अनुसार, ठीक है नहीं।
तो उसे बोलते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। तो ऐसा जनित्र जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है, तो ऐसे जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र समझ में आया क्या है कि ऐसा जनित्र जो प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करता है, तो ऐसे जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। अब देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा डायग्राम, ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है कि इसका सिद्धांत बताइए, सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे इसका सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल होता क्या है इसका, ठीक है नी, कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए, इसका सिद्धांत समझिए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, एक बात आती है यहाँ पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसका वीडियो मैंने बना दिया है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम, वो जाकर के देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का मतलब ये होता है कि जब एक चुम्बक और एक कुंडली आपस में जब क्या करते हैं, सापेक्ष गति करते हैं, सापेक्ष गति के कारण इसके अंदर क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रेरण की घटना। क्या कहते हैं? प्रेरण की घटना। चुम्बक के द्वारा कुंडली में क्या हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, प्रेरण की घटना। तो इसे बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है नी। तो यही है यहाँ पर कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, ये आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी इससे, ठीक है, यानी कि हमारा ये जो हाथ दिखाई दे रहा है, इस वाले हाथ से हम इसकी क्या कर सकते हैं, दिशा ज्ञात कर सकते हैं। किसकी? यानी कि इसकी जो अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, उसकी हम जो डायरेक्शन देखेंगे, वो हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ से दे सकते हैं। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ठीक है नी, यानी जिसमें हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे कैसे हो, आमने सामने, जो हम तीन उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत हो। जिसमें देखिए अंगूठा और ये वाली उंगली आपकी क्या है, एक दूसरे लंबवत है। ये वाली उंगली इसके लंबवत है, और ये वाली उंगली इसके लंबवत है, और इसके भी लंबवत है, यानी एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यानी कि ये है आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ठीक है नी। यानी कि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि इसमें तीनों उंगलियां जो हैं, जो आपकी कौन सी मध्यमा और ये कौन सी है, तर्जनी उंगली और अंगूठा, एक दूसरे कैसे हो, लंबवत हो। कैसे हो? लंबवत हो। जिसमें जो तर्जनी उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, और जो मध्यमा उंगली होती है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। अंगूठा जो होता है वो बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। क्लियर? तो बस यही होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। यही क्या होता है, इसका सिद्धांत होता है कि यानी जब एक कुंडली को एक चुंबक के मध्य रख करके घुमाया जाता है, तो क्या होता है, उसके अंदर चुंबकीय प्रेरण के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है नी। तो ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, इसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ से ज्ञात कर सकते हैं। यानी दाएं हाथ क्या होता है, यानी दायां यानी कि सीधा, है ना। दाएं हाथ का मतलब क्या होता है, सीधा हाथ, ठीक है नी। बायां यानी कि टेढ़ा हाथ। तो यानी कि दाएं हाथ के नियम से हम इसकी डायरेक्शन दे सकते हैं। क्लियर? तो ये होता है यानी इसका सिद्धांत, समझिए। अब देखिए, इसकी रचना के लिए आता है, तो आपको मैं इस डायग्राम समझाता हूं। ये आपकी कुंडली है, ये क्या है, आपकी कुंडली है, ये एक चुंबक है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये एन सिरा है इसका, ये वाला एस सिरा है। यानी कि समझ लीजिए, ये एक आपका, मान लीजिए ये वाला एन है और ये वाला एस है, ठीक है नी। तो इसके बीच में कुंडली रखी हुई है। क्या रखी हुई है? एक कुंडली, एक आयताकार कुंडली है, आपको दिखाई दे रहा है, तार की, क्या है, ये एक तार है, एक तार की कुंडली है। यानी कि इस प्रकार से इसको मोड़ करके यानी आयताकार बना दिया गया है, ठीक है नी। तो इस प्रकार से इसको बनाया गया है। तो एक आयताकार कुंडली है, एक ही है तार, इसमें हमने एक ही कुंडली ली है, ये वाली। ऐसी बहुत सारी कुंडलियां होती हैं, आपने देखा होगा कि आप मोटर को जब निकालेंगे तो मोटर के अंदर तुम देखा होगा तार लिबड़ा हुआ होता है, कॉपर का तार, तो वो क्या होती है, कुंडली होती है। अब उसमें बहुत सारे फेरे होते हैं तार के, यानी कि वो बहुत सारी कुंडलियां होती हैं, उसके अंदर क्या होती है,
कुंडलियां होती हैं जो कि एक नरम लोहे पर लपेट करके ये बनाई जाती है। आपने देखा होगा उसके अंदर क्या होता है, लोहा होता है। मोटर को देखा होगा आपने, वो मोटर जो होती है उस पर कॉपर के तार लपेट करके जो दिखाते हैं, कॉपर के तार लगे हुए होते हैं। आप देख भी सकते हैं कि यानी कि अंदर किस प्रकार से आर्मेचर भरा हुआ होता है, उसको देख लीजिए। ठीक है, नहीं आपको साइड से दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यानी कि ये कुंडली है वो आयताकार होती है। कैसी होती है? एक आयताकार कुंडली होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है आयताकार कुंडली है, ये एन चुंबकीय क्षेत्र, ये एस, यानी कि ये ध्रुव है इसके। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन एन से एस होती है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? एन से एस होगा। इसे हम बी बोलेंगे, यानी कि बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है नी। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है। इसके जो ये वाला सिरा दिखाई दे रहा है आगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो सर्पी वलय लगे हुए होते हैं। ये क्या होता है? सर्पी वलय बोलते हैं। सर्पीय वलय एक होता है विविक्त वलय, तो यहाँ विविक्त वलय नहीं होता है, यहाँ पर सर्पी वलय होता है। कौन सा होता है? सर्पीय वलय। और इस सर्पी वलय से क्या लगे होते हैं? कार्बन ब्रुश लगे होते हैं। जैसे यानी कि एक ब्रुश आपस में रगड़ के चलता है। जैसे मान लीजिए ये कुंडली ऐसे अगर घूमेगी, ऐसे अगर घूमेगी, आपने देखा होगा जैसे घूमने वाला हिस्सा होता है उसके अंदर, तो इसमें क्या होता है? यहाँ पर चिपटे हुए होते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये ब्रुश जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? संपर्क में होते हैं, और जब ऐसे घूमती है तो इससे रगड़ के चलते हैं। ठीक है नी। तो ऐसे ही ये कार्बन ब्रुश इससे C1 और C2 रगड़ के चलते हैं। क्लियर? ये इसका S1 S2 ये गोला गोला रिंग के आकार का दिखाई दे रहा है, ये सर्पी वलय होते हैं। क्या होते हैं? सर्पीय वलय। सर्पी वलय का काम क्या होता है कि ये धारा को क्या कर देते हैं? ये धारा को बदल देते हैं, ये बदलने का काम करते हैं। क्यों? जब ये कुंडली घूमेगी इस प्रकार से, जब कुंडली घूमेगी तो घूमने के कारण क्या होता है कि इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि जैसे चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन बदलेगी तो वैसे धारा बदल जाएगी। अभी इस तार में इस प्रकार से धारा है जैसे, और इस वाले में ऐसे है, और ये वाला तार जब यहाँ आएगा तो इस वाले तार में ऐसी धारा हो जाएगी, और इस वाले तार में ये वाली धारा जो है वो ऐसी हो जाएगी। इसका मतलब ये डायरेक्शन बदलने पर क्या हो जाएगा कि इसके अंदर धारा की डायरेक्शन बदल जाएगी तार के अंदर। ठीक है नी। तो इसलिए धारा क्या होती है? बदलती रहती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्पी वलय लगे होते हैं। सबसे मेन फैक्टर तो यही है इसका, इस जनरेटर का, कि इसमें सर्पी वलय लगे होते हैं। देखिए, एक डीसी जनरेटर होता है और एक एसी होता है। डीसी जनरेटर में यहाँ पर विभक्त वलय लगे होते हैं, परंतु यहाँ पर अभी जो एसी जनरेटर है उसमें सर्पी वलय लगे होते हैं। सर्पी वलय का काम यही होता है कि ये धारा को बदलता रहता है। क्या करता रहता है? धारा को बदलता रहता है। ठीक है नी। जैसे ये वाला हिस्सा घूम करके ऐसे आएगा, ये हिस्सा घूम करके ऐसे आएगा, तो ये वाला जो यानी कि सी डी वाला हिस्सा है वो यहाँ आ जाएगा, है ना। सी डी वाला कहाँ आएगा? यहाँ पर, यानी कि सी डी वाला यहाँ आ जाएगा। तो इस वाले तार में तो ऊपर धारा है ना, तो जैसे ये यहाँ आएगा तो इस वाले तार में अभी नीचे है तो वो कहाँ हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी, है नहीं, ऊपर धारा हो जाएगी, और इस वाले में नीचे हो जाएगी। ऐसे ही क्रम चलता रहता है, बदलता रहता है। ऐसे ये कुंडली ऐसे कर घूमती रहती है, इसके अंदर घूमती रहती है, धारा बदलती रहती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे करके। ठीक है ना। तो धारा बदलती रहती है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और ये होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ठीक है नी। तो मैंने क्या बताया, इसमें ये दो चुंबक होते हैं, दो चुंबकों के मध्य एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, ABCD। ठीक है नी। और इस आयताकार कुंडली के जो एक्सिस अक्ष होता है उसके आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो रिंग के आकार के क्या लगे हुए होते हैं? सर्पी वलय लगे होते हैं, और इसमें दो कार्बन ब्रुश इससे जुड़े हुए होते हैं, संपर्क में, जुड़े हुए नहीं होते, संपर्क में, यानी कि चिपके हुए होते हैं एक प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये कार्बन ब्रुश होते हैं। चलिए, अब ये तो हो गया क्या इसका संरचना हो गई, यानी कि ये डायग्राम है, ऐसा ही बनाना होगा आपको बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है नहीं, इसी प्रकार से बनाना। ठीक है, अब चलिए, अब इसकी हम रचना के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा कि रचना में क्या है। जो इसमें मैंने अभी बताया है बस वही आपको यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है कि NS, रचना में लिखना है कि NS स्थायी चुंबक के मध्य, ये NS स्थायी चुंबक के मध्य एक आयताकार ABCD कुंडली होती है। यानी क्या होती है? कुंडली होती है, जिसे आर्मेचर कहा जाता है। इस पूरी कुंडली को क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं, आर्मेचर कहा जाता है। ठीक है नी, आर्मेचर कहा जाता है। आर्मेचर के अक्ष पर दो सर्पी वलय S1 S2 लगे होते हैं। ये वाले S1 S2, ये गोल गोल वाले रिंग वाले दिखाई दे रहे हैं, अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। तो S1 S2 जो है वो क्या है? सर्पी वलय होते हैं। ठीक, दो सर्पी वलय S1 S2 लगे होते हैं, जिससे दो कार्बन ब्रुश C1 व C2 संपर्क में होते हैं, संपर्क में होते हैं, यानी कि C1, ये वाला देखो C1 और C2, ठीक है, इसके संपर्क में होते हैं। जैसे आप क्या करते हो, जो
कोलगेट वगैरह करते हो, जो दांतों को साफ करते हैं, ऐसा ही एक ब्रुश यहाँ पर भी लगा होता है, ठीक है नहीं, ऐसा ही ब्रुश होता है, मतलब उससे थोड़ा सा हटके होता है, ठीक है नहीं, तो वो इससे संपर्क में होता है, ऐसे रगड़ के चलते हैं ऐसे करके, ठीक है नहीं। आप कभी भी अगर मोटर खोलेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, दो पत्ती सी दिखाई देगी, वे पत्ती सी क्या होगी, उस बेलन से पे रगड़ के चलती है, ठीक है नहीं, इसी प्रकार से। तो ये होता है इसका क्या रचना होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो जनित्र है, इस जनित्र के कितने भाग होते हैं, प्रमुख भागों की बात करेंगे। मैं पूछता है कि जनित्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए, तो जनित्र जो दिया है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसके देखिए कितने भाग है, 4 भाग। पहला स्थायी चुंबक एन और एस, पहला भाग। दूसरा आर्मेचर, ये वाला। तीसरा भाग सर्पी बले, चौथा भाग कार्बन ब्रुश। बस इतने ही होते हैं, इसके अंदर और कुछ होता ही नहीं है, ठीक है नहीं। पहला स्थायी चुंबक, दूसरा आर्मेचर, तीसरा सर्पी बले, और चौथा जो होता है वो कार्बन ब्रुश होते हैं। मैंने यहाँ पर C1 और C2 लिखे हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से। ये क्या होता है, ये तार होते हैं जिससे धारा का क्या होता है, मतलब धारा जो होती है वो आपकी यहां से निकलती है, ठीक है नहीं। अभी देखिए धारा कैसे है, ऐसे करके है। अब देखिए ये सर्पी वाले जब होते हैं, जब घूमते हैं ऐसे, जब घूमते हैं तो रिंगें जो होती हैं, रिंग जो होती है, ये वाली रिंग इसके अंदर से होती है, ये वाला तार इसके अंदर से होता है, परंतु इसके संपर्क में नहीं होता है, अलग होता है, ठीक है। इस पर जब ब्रुश चलेगा तो आपको खुद पता है कि जैसे ये घूमेगा ऐसे करके इधर आएगा, CD वाला हिस्सा AB के स्थान पर आएगा, AB वाला हिस्सा CD के स्थान पर आएगा, तो AB वाले में भी धारा कैसे ऊपर, और जैसे ये यहां आएगा तो धारा हो जाएगी नीचे, क्योंकि देखिए इसमें तार में धारा कैसे है, नीचे की तरफ है, क्लियर। तो ये ऐसे करके घूम रहा है कुंडली, आप देखिए ऐसे घूम रही है ऐसे करके, इसका मतलब ये कि ये ऐसे घूम रही है, ऐसे अंदर से और बाहर की तरफ ऐसे करके घूम रही है, ठीक, ऐसे करके। तो जब ऐसे घूमेगी तो धारा इस प्रकार से है, इसके अंदर देख सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पर धारा जो है, यहाँ पर धारा जो है आप देखेंगे, धारा देखिए ये वाला नियम लगाइए, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसमें धारा की दिशा हम दे सकते हैं। तो आप देखिए धारा कैसे है, इस प्रकार से, ठीक है नहीं, इस प्रकार से है। आप देखेंगे यहाँ पर जो कुंडली जो है आप देखिए इस प्रकार से, चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, N से S, तो ऐसे करके लगाइए इसमें ऐसे करके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कैसे घूमेगा, इस प्रकार से घूमेगा। सॉरी देखिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इस प्रकार से देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे है ना, इस प्रकार से धारा की दिशा में कर दीजिए उंगलियां, और इस प्रकार से इसको कर दीजिए। तो आप अंगूठा क्या तरफ दिखा रहा है, आपकी तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब ये बाहर की तरफ होगा, तो इसे उल्टा करिए ऐसे, तो इसका मतलब ये ऐसे नहीं घूमेगा, ये कैसे घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा, यानी कि इस प्रकार से घूमेगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये ऐसे करके होगा, क्लियर। अब यहां लगाइए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला नियम लगेगा, यही वाला। अब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है तो ऐसे करके लगाना पड़ेगा इस प्रकार से। तो उंगली, ये वाली जो उंगली है, ये वाली यानी मध्यमा उंगली को धारा दिशा में करना पड़ेगा ऐसे करके, और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में इस उंगली करेंगे, ये वाली को, अंगूठा अंदर आएगा, इसका मतलब ये अंदर की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे करके, क्लियर। तो अब ये कुंडली ऐसे कर घूमेगी, ये वाला ऊपर की तरफ लगेगा, ये अंदर लगेगा, तो ऐसे कर घूमेगी कुंडली, ऐसे घूमेगी। अब ये जैसे घूमेगी, जैसे ये वाला हिस्सा यहाँ आएगा तो धारा नीचे हो जाएगी, ये वाला यहाँ आएगा तो धारा ऊपर हो जाएगी, कहने का मतलब धारा बदलती रहेगी। अभी इस तार में धारा देखिए यहाँ से आएगी, यहाँ से तार से धारा इस प्रकार से निकलेगी ऐसे, और इस वाले से अंदर जा रही है इस प्रकार से, ठीक है नहीं। और जैसे ही घूम करके ये ऐसे करके घूम करके आएगी तो जी वाला तार देखिए कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो अब इस वाले तार के अंदर धारा कैसी हो जाएगी, यानी कि इस प्रकार से डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, ठीक है नहीं, ऐसे हो जाएगी। और इस वाले में कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, क्लियर, धारा बदल जाएगी, समझेगा नहीं। तो इसी प्रकार से, तो इसके अंदर जो होता है, जो भाग होते हैं, जनित्र के भाग होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना तुम्हें समझ में आया मैंने किस प्रकार से बताया है। अब देखिए इसके अंदर जो जनित्र के भाग होते हैं, प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं मैंने बताया आपको। पहला कौन सा होता है, प्रत्यावर्ती धारा के जनित्र के प्रमुख भाग। पहला होता है स्थायी चुंबक NS, दूसरा होता है आर्मेचर ABCD, ठीक है नहीं, जो ABCD आकार का है, आयताकार, ठीक है नहीं। और तीसरा होता है सर्पी वलय, जो होते हैं S1 और S2, ठीक है नहीं। तीसरा होता है, चौथा होता है कार्बन ब्रुश C1 और C2। तो ये आपके क्या होते हैं, इसके प्रमुख भाग होते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो यहां तक क्लियर है तो बताइए, क्योंकि ये जो है आपका इसी प्रकार से पूछा जाता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता क्या है, ठीक है। इसका सिद्धांत बताइए, या कहेगा इसकी रचना बताइए। तो रचना इस प्रकार से लिखनी है। अगर कहेगा कि इसके प्रमुख भागों का वर्णन भी कीजिए, तो अब हम इनके प्रमुख भागों का वर्णन करेंगे। आप
यही डायग्राम बनाना है, यही वाला डायग्राम, ठीक है, यही वाला डायग्राम आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे इनके प्रमुख भागों का वर्णन, उसके बाद हम देखेंगे इसकी क्रियाविधि। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं यहाँ पर हम, यानी कि इसके प्रमुख भाग की। देखिए मैंने 4 भाग बताए थे, एक स्थायी चुंबक और आर्मेचर और सर्पी वलय और ब्रुश, ठीक है नी। स्थायी चुंबक क्या होता है? देखिए स्थायी चुंबक यानी कि आपको मैंने पहले बताया था कि एन और एस जो होते हैं ये 2 स्थायी चुंबक होते हैं, इस प्रकार से रखे हुए होते हैं। आपने देखो कर्व के आकार के होते हैं, थोड़े से कैसे होते हैं, कर्व के आकार के। मैंने यहाँ पर सीधा बना दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है नी। परंतु आपको डायग्राम तो ऐसे ही बनाना है वहां पर बोर्ड के अंदर, ठीक है। ज्यादा कठिन डायग्राम नहीं बनाना जो बने ही नहीं, ठीक है नी, आपको यही डायग्राम बनाना है। तो स्थायी चुंबक क्या होते हैं? स्थायी चुंबक यानी कि एन और एस होते हैं, ये शक्तिशाली होते हैं, इसी के मध्य में रख करके आर्मेचर को घुमाया जाता है। तो स्थायी चुंबक क्या होते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर में 2 स्थायी शक्तिशाली चुंबक एन और एस होते हैं, जिसमें आर्मेचर को रखा जाता है। जिनके बीच में क्या रखा जाता है? आर्मेचर को रखा जाता है। ये शक्तिशाली होते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। आर्मेचर क्या होता है? यानी कि जो आयताकार कुंडली आपको दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं आर्मेचर। तो शक्तिशाली 2 स्थायी चुंबक एन और एस के मध्य एक नरम लोहे की क्रोड पर कॉपर के तारों को लपेट करके, कॉपर के तारों को लपेट करके एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है, जिसे आर्मेचर एबीसीडी कहते हैं। यानी कि जो एबीसीडी नाम दिया है मैंने इसको, एबीसीडी, ठीक है नी। तो ये आयताकार बनाई जाती है, इस प्रकार से तारों को लपेटा जाता है, ऐसे करके मतलब ऐसे करके लपेटते हैं, ठीक है नी। तो इस प्रकार से आयताकार एक कुंडली बनाई जाती है, आयताकार कुंडली, यानी कि एक नर्म लोहे पर बनाई जाती है। कैसे बनाए जाते हैं? एक नर्म लोहे पर इनको लपेट करके बनाया जाता है, कॉपर के तारों को लपेट करके एक नर्म लोहे पर, कॉपर के तारों को लपेट करके एक नर्म लोहे पर एक आयताकार कुंडली बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं आर्मेचर। वो कहाँ रखी जाती है? स्थायी चुंबक के मध्य में रखी जाती है, ठीक है नी, और उसी में रख के घुमाया जाता है, ठीक है। आप किससे घुमाएंगे? जनरेटर देखा है, यानी कि जो उसके अंदर इंजन लगा होता है, उस इंजन के माध्यम से घुमाते हैं, यानी यांत्रिक कार्य करते हैं। यांत्रिक कार्य को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है नी। ये जो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर है वो क्या करता है? यांत्रिक कार्य को ही विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्लियर? तो आर्मेचर क्या हो गया? मैंने बताया शक्तिशाली 2 स्थायी चुंबक एन व एस के मध्य एक नर्म लोहे की क्रोड पर कॉपर के तारों को लपेट कर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है, जिसे आर्मेचर एबीसीडी कहते हैं, ठीक है। नाम दे दिया मैंने उसको एबीसीडी, ठीक है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं तीसरा भाग, सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या होता है? सर्पी वलय का मतलब ये वाले जो 2 रिंग के आकार का आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको कहते हैं सर्पी वलय कहते हैं। ये क्या करते हैं? धारा को बदलते रहते हैं, डायरेक्शन को बदलते हैं, बदलने का काम करते हैं, ठीक है। यही डायरेक्शन को बदलते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है कि सर्पी वलय ही जो होते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित होने का मुख्य कारण बनते हैं, सर्पी वलय, यानी कि, ठीक है। तो आर्मेचर के अक्षीय भाग पर, जो आर्मेचर है आपको ये वाला, इसके अक्षीय भाग ये वाला है, ये अक्षीय भाग होता है, ठीक है नी, जिसको ऐसे कर घूम रहा है इस प्रकार से, ठीक है नी, ऐसे घूम रहा है, ऐसे आपको ठीक है निशान दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से घूम रहा है। तो ये भी साथ साथ घूमते हैं ऐसे ही, ठीक है नी। यानी कि मान लीजिए ऐसे करके रिंग के आकार का, जैसे ये आपको रिंग दिखाई दे रही है, ऐसे करके रिंग के आकार के होते हैं। तो ऐसे करके जो घूमता है, ऐसे करके मान लो ऐसे घूमेगा, तो इसी के ऊपर ब्रुश लगे होते हैं, कार्बन ब्रुश, और यहीं पर छल्ला कटे हुए होते हैं, छल्ला, ठीक है नी, इस प्रकार से कटे हुए होते हैं। और ये इसे इस प्रकार से डिजाइन करके बनाया जाता है ताकि इस पर ही क्या हो, कार्बन ब्रुश चले और यहीं से धारा का प्रवाह हो सके, ठीक है नी। जब ये घूमेगा इसके अंदर, जब ये घूमेगा तब क्या होता है कि सर्पी वलय भी साथ साथ घूमते हैं, ठीक है नी। तो उसे हम बोलते हैं क्या, क्या कहते हैं, यानी कि सर्पी वलय। तो आर्मेचर के अच्छी भाग पर 2 रिंग के आकार के छल्ले होते हैं। ये छल्ले आपको दिखाई दे रहे हैं, इन छल्लों का कहते हैं सर्पी वलय बोलते हैं, जिनको हम सर्पी वलय कहते हैं। S1 और S2 मैंने इनको नाम दिया है, S1 और S2। क्लियर? तो ये इसका क्या हो गए, सर्पी वलय के बारे में। ब्रुश क्या होता है? ब्रुश यानी कि कार्बन के बने हुए होते हैं, कार्बन के 2 ब्रुश लगे हुए होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं साइड से, C1 और C2, जो क्या होते हैं, सर्पी वलय से रगड़ करके चलते हैं। सर्पी वलय से रगड़ कर चलने वाले 2 कार्बन ब्रुश, सर्पी वलय से रगड़कर चलने वाले 2 कार्बन ब्रुश होते हैं, जो प्रेरित धारा का निर्गत करते हैं। क्या करते हैं? प्रेरित धारा का निर्गत करते हैं, यानी कि धारा को बाहर परिपथ में भेजते हैं। अब इसी से तुम चाहे किसी बल्ब को जोड़ दीजिए, उस बल्ब में धारा को भेजने का काम करते हैं। क्लियर? ये हो गया क्या आपका, यहां तक इसके प्रमुख भाग हो गए। उम्मीद करते हैं आपको ये चारों भाग इसके समझ में आगे होंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है
कि इनके चारों भागों का वर्णन कीजिए। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हो गया आर्मेचर के इतने जो भाग थे उसके बारे में। ठीक है, सिद्धांत तो मैंने आपको बता ही दिया। सिद्धांत बताए क्या कहता है? सिद्धांत ये कहता है कि जब हम एक कुंडली को, आर्मेचर को एक दो स्थायी चुंबक के मध्य घुमाते हैं तो होता क्या है, उसके अंदर प्रेरण की घटना होती है। किसकी घटना होती है? प्रेरण की घटना। अब प्रेरण होता क्या है आपको पता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ऐसे करके होंगी, इसके अंदर ऐसे तो होंगी, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं इस प्रकार से होंगी, एन से एस, एन से एस, ठीक है नहीं। तो अब जैसे ये कुंडली घूमेगी तो फ्लक्स रेखाएं कटेंगी, यानी फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। जब फ्लक्स रेखाएं में परिवर्तन मिलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो फ्लक्स बदलने से उत्पन्न होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। फैराडे के जो द्वितीय नियम है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय बल संबंधित, उसी के आधार पर यहाँ एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब ये प्रेरित धारा अगर एसी बनना चाहती है तो विभक्त बल लगाने पड़ेंगे, और अगर डीसी बनना चाहती है तो इसका मतलब यहाँ पे यहाँ पर अगर एसी बनना चाहती है तो सर्पी बल लगाने पड़ेगा, और अगर डीसी बनना चाहती है तो विभक्त बल लगाने पड़ेंगे। क्लियर, तो इस प्रकार से होता है, तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। तो वही होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका मतलब इसका सिद्धांत जो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले बता दिया है। जो इसका सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब जब ये कुंडली इसमें घूमती है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे फ्लक्स रेखाएं कटती हैं। क्योंकि देखिए ये ऐसे करके है, ऐसे करके बल रेखाएं हैं, तो जैसे घूमेगी तो इसे मतलब इस बल रेखा को काटेगी, नहीं काटेगी? इस प्रकार से काटेगी। जब ऐसे घूम रही है ना, तो इस प्रकार से इस बल रेखा को काटेगी। जब बल रेखाएं कटेंगी, बल रेखाएं कटने से फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्या होगा? फ्लक्स में परिवर्तन, और तीव्रता से होगा, क्योंकि इसे हम तीव्रता से घुमाएंगे, और तीव्रता से परिवर्तन होगा तो समय कम लगेगा, फ्लक्स ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब यह कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो और इसी घटना को कहते हैं हम क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? प्रेरण के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्लियर, फ्लक्स रेखाएं कटेंगी, फ्लक्स बदलेगा, तो फ्लक्स बदलने को हम क्या कहते हैं? प्रेरण। अब फ्लक्स बदला तो प्रेरण की घटना होगी इस कुंडली के अंदर, क्योंकि चुंबक तो स्थायी है, कुंडली घूम रही है, कोई एक गति करना चाहिए ना, तो एक गति कर तो रहा है, यानी कि कुंडली घूम रही है, चुंबक तो स्थायी है। और वहां क्या किया था हमने फैराडे में कि वहां चुंबक को गति करा रहे थे, तो कुंडली में क्या हो रहा था? धारा उत्पन्न हो रही थी। अब देखिए कुंडली घूम रही, कुंडली में धारा उत्पन्न हो रही है, परंतु चुंबक स्थायी है, चुंबक स्थायी है, इनकी बल रेखाओं को काटा जा रहा है और इससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रेरण की घटना हो रही है। तो सिद्धांत किस पर आधारित होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर है। ध्यान रख लेना कि ये जो जनित्र है वो प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जब इस कुंडली को इसमें रख के घुमाया जाता है तो एक प्रेरण की घटना होती है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से पता कर सकते हैं। क्लियर, तो यही सिद्धांत था और ये इसके प्रमुख भाग थे। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की, फिर ये टॉपिक क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। इसको स्किस और ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। देखिए क्रियाविधि क्या है? जैसे जैसे ये कार्य करता है उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है नहीं? जैसे जैसे ये कार्य करता है उसी प्रकार से हमको लिखना होगा। ध्यान रखना है क्या करना होगा। देखिए क्रियाविधि में बस आपको इतना ही लिखना है, ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब एक आयताकार कुंडली एबीसीडी जो आपको दिखाई दे रही है, ए बी सी डी, एक आयताकार कुंडली जिसे आर्मेचर कहते हैं, इसको कहाँ रख के घुमाते हैं? एक चुंबक के मध्य में रख कर घुमाते हैं, ठीक है नहीं? जब एक आयताकार कुंडली एबीसीडी को दो चुंबकों के मध्य घुमाया जाता है, यानी एन और एस के मध्य, ठीक है नहीं, तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्या होती है? घटना होती है, क्योंकि फ्लक्स रेखाएं कटेगी, इससे क्या होगा? फ्लक्स बदलेगा और एक प्रेरण की घटना होगी। क्या होगी? एक प्रेरण की घटना होगी, ठीक है, यानी कि प्रेरण की क्या होती है? घटना होती है, और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे परिपथ में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही प्रेरण की घटना होती है उससे क्या होता है? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा यानी कि वोल्टेज उत्पन्न होगा, तो वहां पर क्या होता है? परिपथ के अंदर एक प्रेरित धारा बहने लगती है, यानी कि परिपथ के अंदर एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक, तो इस धारा की दिशा प्रत्येक अर्धचक्र के बाद, अब देखिए जैसे ही ये कुंडली जो है आधा चक्कर घूमेगी,
जैसे ये कुंडली आधा चक्कर घूमेगी, मान लीजिए जैसे घूम करके ये ऐसे खड़ी हो जाएगी, मान लो खड़ी हो गई इस प्रकार से, तो क्या होगा, ये वाली जो धारा है और ये वाली धारा है जो क्या हो जाएंगी, यहाँ पर आगे धारा हो जाएगी शून्य, यहाँ से धारा एकदम अर्ध चक्कर पे आके क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और एक बार मैंने बताया अर्ध चक्कर में एक बार क्या होती है, एक बार अधिकतम होती है और क्या होती है, एक बार शून्य हो जाएगी। तो इसका मतलब एक पूरे चक्कर में जो धारा जो होगी वो 2 बार शून्य होगी और 2 बार अधिकतम होगी, ठीक है नहीं, परंतु डायरेक्शन इसकी विपरीत होगी, ठीक है नहीं। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि इस धारा की दिशा प्रत्येक अर्ध चक्कर में बदल जाती है, प्रत्येक अर्ध चक्र बाद क्या होती है, बदल जाती है। जैसे मान लीजिए अभी ऐसे है तो ऐसे घूम करके अब ऐसे आ गई, ऐसे घूम करके ऐसे आ गई, अभी अगर खड़ी रहेगी तो 0 हो जाएगी, इसका मतलब ऐसे करके आ गई यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से घूम करके ऐसे आई, ये डी सी वाला जो हिस्सा है वो यहाँ आ जाए ए बी की जगह पर, और ए बी वाला सी डी की जगह पर आ जाए, डी सी वाला हिस्सा कहाँ जाए, ए बी के पास आ जाए, और ए बी वाला हिस्सा कहाँ जाए, सी डी के पास आ जाए। तो तब होगा एक अर्ध चक्कर, क्या होगा, एक अर्ध चक्कर। तो ये वाले तार धारा ऐसे है, जैसे यहाँ पर आएगा तो धारा ऐसे हो जाएगी फिर इस तार के अंदर, ठीक है नहीं, और ये वाला तारा यहाँ जाएगा तो इसमें नीचे हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन बदल गई, इसका मतलब क्या है, धारा की डायरेक्शन बदल गई, ठीक है नहीं। तो वही कह रहा है कि अर्ध चक्कर, प्रत्येक अर्ध चक्कर में इस धारा की दिशा, अब ये क्या रहा है, वही तो कह रहा है कि इस धारा की दिशा प्रत्येक अर्ध चक्कर में बदल जाती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। मैंने अभी तुमको बताया था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी कि हमारे सीधे हाथ का नियम, ठीक है नहीं, से ज्ञात की जा सकती है। कुंडली के अक्ष पर लगे, जो यहाँ पर लगे हुए हैं, अक्ष पर लगे 2 सर्पी बले धारा की दिशा को बदलने का कार्य करते हैं। यही जो होते हैं वो धारा की दिशा को बदलने का कारण बनते हैं, ठीक है नहीं। जैसे जो घूमती है इस प्रकार से, अगर यहाँ विभक्त वाले लगे होते तो धारा नहीं बदलती, ठीक है नहीं, एक ही डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होती, ठीक है नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन बदल जाएगी, क्लियर। तो यहाँ सर्पी बल धारा की दिशा को बदलने का कार्य करते हैं, अर्थात प्रत्येक अर्धचक्र में धारा बदलती रहती है। क्या होती है, धारा बदलती रहती है। एक पूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा 2 बार शून्य तथा 2 बार अधिकतम होती है। क्या होती है, 2 बार शून्य 2 बार अधिकतम होती है। इस धारा को कार्बन ब्रश के माध्यम से प्रयोग में लिया जाता है, यानी प्रयोग में ले लेते हैं, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो ये क्रिया विधि है जो इसमें किया गया है, बस वही आपको लिखना है कि इसमें कुंडली जो होती है आर्मेचर को 2 चुंबकों के मध्य घुमाया जाता है। जब घुमाया जाता है तो एक प्रेरण की घटना होती है, जिससे क्या होता है, फ्लक्स में जब फ्लक्स में पतन होगा तो एक प्रेरण की घटना होगी, और प्रेरण की घटना के कारण इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होता है, जिससे एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है नहीं। प्रत्येक अर्धचक्र में जो धारा का जो मान होता है या दिशा होती है वो बदलती रहती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूर्ण चक्कर में जो धारा होगी, पूर्ण चक्कर में धारा होगी वो 2 बार शून्य और 2 बार अधिकतम होगी, क्लियर। अच्छा, इसकी जो दिशा ज्ञात करेंगे, किससे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, ठीक है। वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको और बता देता हूं कि जब एक आयताकार कुंडली एबीसीडी को 2 चुंबकों के मध्य घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तभी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कुंडली के अंदर, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। यह घटना कौन सी कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, जिससे चुंबक से विद्युत उत्पन्न हो जाए, ठीक है नहीं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे परिपथ में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। इस धारा की दिशा प्रत्येक अर्धचक्र में बदल जाती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। कुंडली के अक्ष पर लगे 2 सर्पी बलय धारा की दिशा को बदलने का कार्य करते हैं। ये सबसे मेन चीज है, सर्पी बलय, ठीक है। यहाँ पर जो लगे हैं S1 S2, ठीक है। सर्पी बलय धारा की दिशा को बदलने का कार्य करते हैं, अर्थात प्रत्येक अर्धचक्र में धारा बदलती रहती है। एक पूर्ण चक्कर, पूरा चक्कर जब कुंडली लेगी उसकी बात कर रहे हैं, पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा 2 बार शून्य 2 बार अधिकतम होती है। इस धारा को कार्बन ब्रश के माध्यम से प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है नहीं। इस प्रकार से आपकी क्रिया विधि होती है। उम्मीद करते हैं आपको यह टॉपिक क्लियर तरीका समझ में
आ गया होगा। ठीक है नहीं। तो ये था आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है क्या तथा इसकी रचना या सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यह कहेगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, इसका सिद्धांत तथा क्रियाविधि को लिखिए। ठीक है, आपको दो ही पूछेगा, या सिद्धांत या क्रियाविधि, या कहेगा क्रियाविधि या रचना, या तो आपको कहेगा इसके प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए और क्रियाविधि का भी वर्णन यहां पर कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि ये पूरा का पूरा टॉपिक पूछेगा, इसमें से दो ही चीजें पूछेगा साथ में आपको कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, इसका सिद्धांत या क्रियाविधि लिखिए, या सिद्धांत या इसकी रचना लिखिए, या इसके क्रियाविधि या इसके प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और ये प्रश्न आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी को अवश्य तैयार करें ताकि ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में छूट ना जाए। ठीक है नहीं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।